वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज। ये लेक्चर 10th सेमेस्टर में आपके प्लीडिंग ड्राफ्टिंग का ये सब्जेक्ट है, उसके ऊपर है। इस सब्जेक्ट का जो नाम है आप देखोगे प्लीडिंग ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग लिखा हुआ है। पहले तो इसी को समझ लेते हैं कि ये है क्या चीज। इसमें देखो 3 वर्ड्स आ रहे हैं, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग और कन्वेंसिंग। अगर इनको ही समझ लिया अच्छे से तो ये सब्जेक्ट जो कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपको काफी हद तक समस्याएं इन वर्ड्स को समझकर ही पूरी हो जाएंगी। ठीक है, ये जब सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको अब तक कानून का बेसिक नॉलेज हो चुका होगा। ठीक है, इसीलिए आपके लास्ट सेमेस्टर में ये दिया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर बेयर एक्ट नहीं है। मैंने कहा कि पर्टिकुलर बेयर एक्ट नहीं है, सब हैं। ठीक है ना, तो पर्टिकुलर नहीं है। जैसे कि आप जब केस की फाइल तैयार करते हैं तो उसके अंदर जो कुछ भी आप लिख रहे हैं वो एक ड्राफ्टिंग कहलाती है। ठीक है, वो एक ड्राफ्टिंग कहलाती है। ड्राफ्ट करना मतलब तैयार करना, हिंदी में इसको बोलते हैं निरूपण या प्रारूपण। यानी कि एक रूप दिया जा रहा है उस फाइल को, उस मैटर को एक रूप दिया जा रहा है। मतलब जो कुछ भी आप लिखोगे वो कागज पे लिखोगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो हम उस कागज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो कुछ भी आप उसके अंदर लिख रहे हो, द कंटेंट्स विच यू आर राइटिंग देयर इन, दैट इज ड्राफ्टिंग। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग का अगर हम एक जनरल मीनिंग निकालें तो वो ये देखो, इसके अंदर ड्राफ्टिंग का जो मीनिंग है वो किसी भी बुक के अंदर आपको एक जैसा नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अंदर आपको जितनी भी आप बुक्स पढ़ेंगे कुछ चीजें कॉमन मिलेंगी। तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ क्योंकि बेसिकली वही होता है। तो ड्राफ्टिंग क्या है? ड्राफ्टिंग लिखने का एक पर्टिकुलर तरीका है। ठीक है, तो हम बात कर लें ए पर्टिकुलर मैनर ऑफ राइटिंग। ठीक है, ए पर्टिकुलर मैनर ऑफ राइटिंग किस पर? ऑन एनी डॉक्यूमेंट। अब ये डॉक्यूमेंट जो है फिजिकल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी हो सकता है। तो उसके लिए आप आईपीसी के अंदर सेक्शन 29 आप पढ़ लेंगे कि व्हाट इज डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या होता है ये 29 में आपको पता लग जाएगा कि डॉक्यूमेंट क्या चीज है। या फिर मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है तो उसके लिए आप आईपीसी के अंदर सेक्शन 29A पढ़ लेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी एक तरह का डॉक्यूमेंट ही है, बस वो इलेक्ट्रॉनिक मैनर के अंदर दिया हुआ है। या फिर ये हो सकता है कि ये डॉक्यूमेंट एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो, ये भी तो हो सकता है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी, अब ये क्या चीज है? तो इसके लिए आप सेक्शन 30 आईपीसी पढ़ सकते हैं। तो ये 3 सेक्शन पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि डॉक्यूमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है और वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती है। ठीक है, तो जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट पर या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर या किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी पर, अब ये क्या हो सकते हैं? कोई सा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, हमारा चेक हो सकता है, कोई जो है डीडी भी हो सकती है। ठीक है, या फिर क्या हो सकती है? ये कोई गिफ्ट डीड हो सकती है जिसमें हम गिफ्ट कर रहे हैं किसी को, या मॉर्गेज डीड हो सकती है। तमाम तरह की डीड्स जो बनती हैं वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती हैं। क्यों? क्योंकि उससे किसी ना किसी के राइट्स क्रिएट हो रहे हैं।
तो किसी के खत्म हो रहे हैं, किसी के बढ़ रहे हैं तो किसी के कम हो रहे हैं। इस तरह से जब रेंट पर दिया जाता है, आप में से अगर कोई रेंट पे रहता है, या आपको वैसे पता होगा कि जब किराए पे हम किसी प्रॉपर्टी को चढ़ाते हैं, कोई कमरा दे दिया किराए पर या कोई बिल्डिंग हमने किराए पे दे दी है, तो वहां पर एक रेंट एग्रीमेंट तैयार किया जाना चाहिए। लोग करते नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं करते हैं, उनके सबके अपने अपने कारण होते हैं, लेकिन करना चाहिए। तो रेंट एग्रीमेंट जो तैयार किया गया, दैट इज रेंट डीड। अब ये जो डीड तैयार है, मेरे हाथ में एक रेंट डीड है, मैं उसको पढ़ रहा हूं, तो दैट इज द वैल्यूएबल सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि उससे उन व्यक्तियों के राइट क्रिएट हो रहे हैं जो वहां पर किराएदार बनकर रहेंगे, और मेरे राइट क्रिएट हो रहे हैं कि जब मैं उनको किराए पे चढ़ाऊंगा तो पर मंथ के हिसाब से इतना रुपया और इतनी तारीख को और इस तरह के मैनर के अंदर, यानी कैश में या चेक में या फिर सीधा अकाउंट में, जो भी मैंने उसके अंदर लिखा है, उस मोड में मेरे को पेमेंट मिल जाएगा। तो ये एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या हुई? वो पैसा नहीं, वैल्यूएबल सिक्योरिटी हुई वो डीड जो हमने तैयार की है, चाहे वो 1 कागज की हो 10 कागज की, उससे मतलब नहीं है। तो ये जो डीड होती हैं, ये कितनी भी कागजों की हो सकती हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो कुछ भी हमने कंटेंट्स उसके अंदर लिखा, ठीक है ना, इसमें एक चीज और डाल देते हैं, कंटेंट्स, ठीक है ना। तो कंटेंट्स रिटन इन पर्टिकुलर मैनर, कहां पर? और एनी डॉक्यूमेंट इन एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, जिस पे भी आप लिख रहे हैं। तो ये जो कंटेंट्स आपने लिखे हैं, ये ड्राफ्टिंग कहलाती है। वो कागज ड्राफ्टिंग नहीं कहलाता है, कागज तो डॉक्यूमेंट हो गया ना, तो ड्राफ्टिंग अलग चीज होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो तरीका हमने अपनाया है, जो हमने लिखा है, जिससे उसको एक शेप दी है हमने, दैट इज ड्राफ्टिंग। नेक्स्ट वर्ड प्लीडिंग है। इससे और इसमें थोड़ा सा फर्क है, कुछ खास नहीं, बहुत मामूली सा। प्लीडिंग क्या है ये कहीं और भी लिखा हुआ है, उस पर आने से पहले प्लीडिंग का जनरल मीनिंग क्या है वो समझ लेते हैं। प्लीडिंग करना मतलब जो कुछ भी आप कह रहे हैं, ठीक है। हिंदी में इसको हम बोल देते हैं अभिवचन। अभिवचन यानी कि आपके जो वचन जो आप उसमें कह रहे हैं। अब कह रहे हैं तो या तो बाय आर्गुमेंट आप कह रहे हैं बोलकर, या फिर आप लिखकर भी तो कर सकते हो। तो प्लीडिंग का जनरल मीनिंग तो वही होता है, जो कुछ भी आप कहना चाहते हो वो आप जिस वे में लिखकर दे रहे हो, दैट इज ड्राफ्टिंग, ठीक है। हमने बात क्या की थी कि पर्टिकुलर मैनर के अंदर जो हम राइटिंग लिख रहे हैं वो हमारी ड्राफ्टिंग कहलाती है। और जो कुछ भी हम लिख रहे हैं, एक्चुअली कंटेंट्स जो होंगे वो हमारे प्लीडिंग के अंदर होंगे, ठीक है ना। तो जो कुछ भी हमने लिखा है उसके अंदर कंटेंट्स, वो हमारी प्लीडिंग हो गई कि हम कहना क्या चाहते हैं। हम फैक्ट्स बता रहे हैं तो वो फैक्ट जो हैं वो हमारी प्लीडिंग हो गई। और उन फैक्ट्स को किस तरीके से लिखा है हमने, 10 पैराग्राफ्स में लिखा है, नंबर देकर लिखा है, शुरुआत में हर पैराग्राफ की शुरुआत किस तरीके से करनी है, ये सारी की सारी चीजें ड्राफ्टिंग कहलाती है। तो ड्राफ्टिंग का कोई पर्टिकुलर मीनिंग एग्जैक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये एक ओवरऑल कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसको आपको समझकर उसका मीनिंग बताना होता है। तो एग्जाम के अंदर ये टेंशन नहीं लेनी है कि हम ये मीनिंग याद करें या ये करें या ये करें। जितनी बुक्स पढ़ोगे उतने ही मीनिंग मिलेंगे, आपको कोई लाइन रट के नहीं जानी एग्जाम, क्योंकि इसकी कोई ड्राफ्टिंग की फिक्स डेफिनेशन नहीं है। प्लीडिंग हमने समझ ली। तो प्लीडिंग का मीनिंग कहीं दिया हुआ है, जैसा मैंने आपको कहा था अभी। वो कहां मिलेगा? वो मिलेगा आपको आपकी सीपीसी में, सीपीसी ऑर्डर 6, उसका रूल 1। और ऑर्डर 6 की जो हेडिंग है वो भी है प्लीडिंग्स जनरली, कि साधारण रूप से जब प्लीडिंग की जाती है तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। इससे मिलता जुलता एक वर्ड है प्लेंट। देखो प्लीडिंग जो है, मैं फिर कहूंगा, एक बार आप उसमें मत जाओ, सीपीसी में मत जाओ, यहां समझ लो। प्लीडिंग्स मैंने बताया जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं वो आपकी प्लीडिंग है। जिस अंदाज में कर रहे हैं दैट मैनर इज योर ड्राफ्टिंग। और जब यही प्लीडिंग आप कोर्ट के अंदर पेश करके अपने अधिकारों का दावा करते हैं,
मैंने कहा दावा यानी कि सूट, क्योंकि प्लेंट वर्ड क्या है कि सिविल के काम में आता है, क्रिमिनल के लिए केस आता है। तो जब आप अपने सिविल अधिकारों का दावा करते हैं ना कोर्ट के अंदर इन प्लीडिंग्स के आधार पर, तो वो जो दावा करने के लिए जो आपने डॉक्यूमेंट्स पेश किए, जिसके ऊपर आपने ड्राफ्टिंग की थी, जिस पे आपने अपने प्लीडिंग्स बोली हैं, उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं हम प्लेंट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग और प्लेंट तीनों में अंतर समझ में आ गया होगा। प्लेंट ये आपका सीपीसी में ऑर्डर 7 है कि प्लेंट के अंदर किन किन चीजों का होना आवश्यक है, लेकिन प्लीडिंग्स जरूरी नहीं है कि प्लेंट ही हो। ठीक बात है, जरूरी नहीं है कि प्लेंट ही हो, क्योंकि प्लीडिंग में तो जो कुछ भी हम कहते हैं, अब हम जरूरी नहीं है कि हम दावाई कर रहे हैं, हम वो पार्टी भी तो हो सकते हैं जो सामने वाले के दावे का जवाब दे रहा है। रिटर्न स्टेटमेंट, प्रत्युत्तर, ठीक है ना, लिखित जवाब, लिखित कथन बोलते हैं उसको, तो वो भी हो सकता है, तो वो भी हमारी प्लीडिंग्स हुई। तो इसका मतलब ये बात तो साफ हो गई कि प्लीडिंग जरूरी नहीं कि प्लेंट ही हो, वो जवाब भी हो सकता है उसका, यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। देखो रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब जो है लिखित कथन हिंदी में हो गया, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ जो है उसमें मत जाना आप। लिखित कथन तो हमारे प्लेंट भी हैं जो लिख कर दिए हैं, लेकिन सीपीसी में जब हम रिटर्न स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वहां पर जो जवाब है उस जवाब की बात की जा रही है। तो जवाब भी लिख के देंगे, उसमें कोई शक नहीं है, जवाब भी लिख के देंगे। तो रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब है यहां पर जवाब से, ना कि लिखे हुए वर्ड से। लिखे हुए वर्ड तो हमारे प्लीडिंग कहलाते हैं, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। इस सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको सीपीसी की अच्छी खासी हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है, और किसी बुक से पढ़ने मात्र से आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि दिस इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। इसके अंदर जितना आप करोगे उतना समझ में आएगा। आप एलएलबी लेवल पर कुछ ड्राफ्टिंग करने की कोशिश कर रहे हो, छोटा मोटा मैटर, उसमें, और बाद में जब आप किसी वकील साहब के अंडर में काम करोगे, उस वक्त आपसे कोई छोटी मोटी एप्लीकेशन ड्राफ्ट करवाई जाएगी उसमें, और उसके बाद जब आप 4 साल बाद में कोई ड्राफ्ट करोगे उसमें, और उसके बाद जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, जब 4 साल हो या 2 साल, मैं उस पर नहीं जा रहा कि आप इंडिपेंडेंट कितने टाइम में होगे, लेकिन जब आप इंडिपेंडेंट होकर अपना काम स्टार्ट करोगे तो उसकी ड्राफ्टिंग में, और उसमें भी इंडिपेंडेंट होने के बाद में अगर आपको अच्छा टाइम निकल जाता है 10 साल 15 साल, तो उस वक्त की ड्राफ्टिंग में, और उसके भी जितना टाइम निकलेगा उसकी ड्राफ्टिंग में, यानी कि हर एक टाइम पीरियड के साथ में आपकी ड्राफ्टिंग जो है ना वो बेहतर से बेहतर होती जाती है, क्योंकि ये चीज एक्सपीरियंस पर टिकी हुई है पूरी। इसमें कानून का नॉलेज होना मात्र काफी नहीं होता है, ये सब्जेक्ट ऐसा ही है। कानून का नॉलेज है, अच्छी बात है, तो आपको पता ये चल जाएगा कि आपको जो प्लेंट पेश करना है वो कौन से सेक्शन में पेश करना है, लेकिन उसको लिखना कैसे है कि जो जज है वो आपकी बात को एक्सेप्ट कर ले, और एक्सेप्ट ना भी करे तो वो एक बार में खारिज ना कर दे, क्योंकि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी तो होते हैं, ऑर्डर 7 रूल 11 पढ़ लेना आप, या रिटर्न ना कर दे तो रिटर्न भी होता है, ऑर्डर 7 रूल 10 सीपीसी पढ़ लेना आप। तो रिटर्न रिजेक्शन वाली बातें ना आ जाए। ऐसा नहीं है कि आपने जो है फाइल पेश की और फर्स्ट डेट पे जज बोल रहा है वकील साहब क्या लिया है आप, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने बात कर ली ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग और प्लेंट की। कैसे कैसे करते हैं वो हम इस आगे जो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम कवर करेंगे। सब्जेक्ट में ज्यादा पढ़ाने लायक नहीं है, ये आपको मैं रियलिटी बता देता हूं। इस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाने लायक नहीं होता है, लेकिन ये इसमें क्या है कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जिसके ऊपर ध्यान प्रैक्टिस से हमारा ज्यादा जाता है, 1 या 2 बार पे नहीं जाएगा। हमें लगता है कि हाँ ठीक है जो लिखा एकदम सही है, लेकिन आपको लग रहा है वो सही है, सामने वाले को पढ़ के उसका पूरा मीनिंग समझ में आया ना, इंपोर्टेंट वो चीज है। अच्छा, तो ये तो हो गई ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, प्लेंट। नेक्स्ट एक वर्ड जो आपको दिख रहा है वो है कन्वेंसिंग। नाम से साफ है, कन्वे करना। कन्वे करना मतलब दे देना, सौंप देना। सौंपोगे क्या आप? राइट्स दोगे अगले को किसी, या लायबिलिटी दे दोगे, या ड्यूटी दे दोगे, इसके अलावा कुछ देने से रहे
अगर आप प्रॉपर्टी भी दे रहे हैं किसी को, तो प्रॉपर्टी मात्र तो नहीं दे रहे हैं आप, प्रॉपर्टी के साथ में या तो ओनरशिप दोगे या पोजीशन दोगे। सिंपल ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अगर ओनरशिप भी नहीं दे रहे हो तो कम से कम उसको जो है आप पोजीशन तो दे रहे हो। आपने अपनी घड़ी सही करने के लिए दुकानदार को दे दी, दुकानदार मालिक थोड़ा ना हो गया, लेकिन जितने टाइम पीरियड तक उसके पास में है, भले ही सही करने के लिए दी है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, पोजीशन तो बन गया उसका, ठीक है ना। तो सिर्फ ऑब्जेक्ट जो होता है वो नहीं दिया जाता, साथ में कुछ ना कुछ राइट्स या ड्यूटीज लायबिलिटीज वो डेफिनेटली जाती हैं, ठीक है ना। तो ये राइट्स ड्यूटीज या लायबिलिटीज जो हम देते हैं, जिस माध्यम से देते हैं, तो वो जो माध्यम है वो कन्वेंसिंग कहलाती है। अब ये कितने तरह का हो सकता है? ये एक गिफ्ट डीड हो सकती है, जैसे मैंने बताया आपको, ये एक रेंट डीड हो सकती है, ये मॉर्टगेज डीड हो सकती है, और भी तमाम तरह की डीड बनती है, ठीक है। कोई सिंपल एग्रीमेंट है जिसको हम इकरारनामा बोलते हैं, ठीक है। तो कई तरह की चीजें होती हैं, तो वो हमारी कन्वेंसिंग में कवर होती है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपके सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है और ये किस लिए दिया हुआ है, ये हमने यहां चर्चा कर ली। अब जब हम मॉड्यूल आपका स्टार्ट करते हैं, तो आपके मॉड्यूल के अंदर जो सबसे पहली बात दी हुई है वो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग। तो मैं सीधा इस पर नहीं आया, क्योंकि अगर मैं सीधा आपको प्रिंसिपल बताता तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा होता है भाई प्रिंसिपल तो ठीक है, करना क्या है इनका। तो ड्राफ्टिंग करते टाइम हम किन किन चीजों का ध्यान रखें जब हम लिख रहे हैं कुछ भी, कुछ ही मतलब कुछ भी, क्या है कि ड्राफ्टिंग का मतलब होता है लिखने का तरीका। तो जरूरी नहीं है कि आप प्लेडिंग्स लिख रहे हो या प्लेंट लिख रहे हो, आप जो रेंट डीड तैयार कर रहे हैं तो उसके अंदर भी लिख रहे हो ना। रेंट डीड में लिख रहे हो आप कि किराएदार कौन होगा, मालिक कौन होगा। रेंट डीड में लिख रहे हो आप कि कितने रुपए पर मंथ के हिसाब से किराए पे चढ़ा रहे हो आप। उसमें आप ये भी लिख रहे हैं कि जो आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं, चाहे कमरा हो या पूरी बिल्डिंग हो या 2 BHK फ्लैट हो, कुछ भी हो, जो भी आप दे रहे हैं किराए पर, तो उसकी सारी सीमाएं आप बताओगे कि 2 कमरे हैं तो 2 कमरे हैं, ये साथ लिखना पड़ेगा। रसोई है कि नहीं है, नहीं है तो आप उस पर जिक्र नहीं करोगे, कर भी दो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर है और आप किराए पे दे रहे हो तो इट इज मैंडेटरी टू मेंशन इट इन, ठीक है ना, जरूरी है। वो सब रूल्स हैं, हम बात करेंगे, उस पर आएंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूं ताकि जब हम उस पर आए तो आपके लिए वो सब चीजें अजनबी ना हो, थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ इस लेक्चर में। और आगे किसी भी लेक्चर में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप वापस इस लेक्चर को देख लेना। दिस इज ए बेसिक लेक्चर फॉर दिस सब्जेक्ट। और फिर बता रहा हूं सब्जेक्ट बहुत इजी है, बहुत इजी है, ज्यादा पढ़ाने लायक इसमें होता नहीं है। मॉड्यूल हम पूरा कवर करेंगे, मॉड्यूल में दिक्कत नहीं है। हाँ, तो बात है जनरल प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग हम कर रहे हैं तो उस वक्त इन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो उसके लिए ऑर्डर 6 CPC दिया हुआ है, उसमें जितने भी रूल्स दिए हुए हैं वही रूल्स हैं, वही प्रिंसिपल्स है ड्राफ्टिंग करते टाइम। बस वहां पर प्लेंट के रिगार्डिंग बताया हुआ है कि जब हम प्लेंट बनाते हैं या रिटर्न स्टेटमेंट बनाते हैं तो उस वक्त किन चीजों का ध्यान रखते हैं, तो वही चीजें यहाँ पर आती हैं ड्राफ्टिंग के अंदर। तो आपके एग्जाम क्वेश्चन आए तो ऑर्डर 6 जो है उसको आप लिख सकते हैं। लेकिन आप एग्जाम में ये मत लिखना कि ऑर्डर 6 में दिया हुआ है, क्योंकि वहां पर प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है मेंशन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग, तो उसके अंदर ये कहां लिखा हुआ है कि ड्राफ्टिंग ऑफ प्लेंट, नहीं लिखा हुआ ना। तो जब तक ये स्पेसिफिक ना हो मेंशन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ ए प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट, तब तक आपको उन वर्ड्स का यूज नहीं करना है। आप यहां पर उसको समझकर जनरल वे में ड्राफ्टिंग के क्या रूल्स होते हैं उसको आप अपने हिसाब से स्टेटमेंट बना देना। ओके, कर लोगे इतना। तो ऑर्डर 6 शुरू करते हैं। निकाल लीजिए CPC, जहां मैं पढ़ रहा हूं वहां पर ध्यान देना। अगर कोई मेरा वर्ड बोलते हुए समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो पॉज करना, पीछे जाना और फिर वापस सुन लेना। तो CPC आप खोल लीजिए, मैंने भी खोल ली है। ऑर्डर 6 पढ़ रहे हैं। नंबर 1 है प्लीडिंग। प्लीडिंग का क्या मीनिंग है? लिखा है प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। या तो प्लेंट हो जाएगा या रिटर्न स्टेटमेंट हो जाएगा, तो हमने समझ लिया है, तो वापस नहीं समझाने की जरूरत। दूसरा है प्लीडिंग टू स्टेट मैटेरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस। देखो मैटेरियल फैक्ट जो होता है उसका मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है।
कानून के अंदर जहां कहीं पर भी कोई जजमेंट हो या कोई बैर एक्ट हो, अगर आपको ये वर्ड मिल जाए मटेरियल फैक्ट, समझ जाना कि वहां पर जो बात हो रही है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात हो रही है। मटेरियल इज इक्वल टू इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप जब भी प्लीडिंग लिख रहे हैं, जैसे हम प्लेंट की बात कर रहे हैं यहां पर, तो जब आप कोई केस के अंदर प्लेंट तैयार कर रहे हैं तो उसके अंदर आप जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और जो रिलेवेंट है, फालतू चीजें नहीं, अनावश्यक उसको बढ़ाना नहीं होता है, ठीक है ना। जो चीजें काम की हैं, जिससे केस को मतलब है, जिससे जज को मतलब है, जिससे जजमेंट आ जाएगा, उतना कहना काफी है। और फिर भी अगर आपको सपोर्ट में चाहिए, आपको लगता है कि हाँ जरूरी हो सकता है, तो आगे बयान भी होंगे भाई, ठीक है ना। तो हर एक चीजें लिखना जरूरी नहीं होता। और सेम चीज लागू होती है क्रिमिनल में एफआईआर के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि क्रिमिनल मैटर जो है एफआईआर से स्टार्ट होता है। अगर हम बात करते हैं एफआईआर से शुरू होने वाली, कंप्लेंट से भी होता है, मैं उस पर नहीं जा रहा। तो एफआईआर हो या सिविल सूट का प्लेंट हो, इसके अंदर जरूरी नहीं है कि आप हर एक चीज को जबरदस्ती घुसाओ, जो रिलीवेंट है वो लिखो। और एफआईआर के लिए तो ये जजमेंट आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के कि एफआईआर में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी शामिल किया ही गया हो जरूरी नहीं है, यानी कि सब कुछ लिखा हो जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो विक्टिम वहां पर एफआईआर दर्ज करवाने आया है, वो उस वक्त उसके साथ कोई अपराध हुआ है, ठीक है, उसके साथ कोई अपराध हुआ है, वो उस वक्त उस हड़बड़ी में होता है, उसकी मेंटल स्टेटस बड़ी ही अजीब सी होती है, वो एकदम नॉर्मल नहीं होता है। तो हो सकता है कि उसने सब कुछ ना लिखा हो, तो भी इस आधार पर जो एक्यूज है उसको छोड़ा जाना न्यायोचित नहीं होगा। तो देयर इज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि एफआईआर हुई तो एफआईआर जस्ट बेस टू प्रोसीड फर्दर एंड टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस। सिविल सूट में क्या होता है? सिविल सूट के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें लिखना कंपलसरी है, ठीक है ना। एफआईआर में ना भी लिखो तो भी चलेगा, ठीक है ना, लेकिन सिविल सूट के अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लिखना कंपलसरी है। लेकिन एफआईआर हो या सिविल हो, एक चीज कॉमन होती है जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आती है, वो ये है कि अगर आप एफआईआर के अंदर भी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं लिखते हो तो कहीं ना कहीं किसी स्टेज पर, चाहे वो क्रॉस एग्जामिनेशन हो या कोई सी भी हो, वहां पर आपको उसी चीज को साबित करने में फिर उतना ही ज्यादा जोर आ सकता है, ठीक है ना। और यही बात है कि जब किसी के साथ कोई अपराध होता है तो वो वकील के थ्रू एफआईआर लिखवाते हैं, नाम उनका खुद का होता है, ड्राफ्टिंग वकील से करवाते हैं, क्योंकि वकील साहब के साथ अपराध नहीं हुआ, वकील साहब अच्छे से लिखेंगे, नॉर्मल कंडीशन में है और लीगल तौर पे अच्छा से उसको एफआईआर को ड्राफ्ट करके आपको दे देंगे, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लिखते हैं, और यहाँ पर जो ऑर्डर 6 से ध्यान रखिए, ये सिविल के हिसाब से है। तो सिविल के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको मेंशन करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपने जो चीज मेंशन ही नहीं की, उसके लिए आप कोई एविडेंस कैसे पेश कर दोगे बाद में, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब आप प्लीडिंग तैयार कर रहे हैं तो उसमें लिखा है कि आप फैक्ट मेंशन करिए। फैक्ट्स मतलब रिलेवेंट फैक्ट, मटेरियल फैक्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन कोई एविडेंस नहीं, कोई एविडेंस आप पेश नहीं करोगे। एविडेंस को क्या होता है, एविडेंस को क्या है कि लिखना नहीं होता है ना, एविडेंस को पेश करते हैं, लिखा नहीं जाता है। प्लीडिंग जो है उसके अंदर आप कहानी बताइए, आपका जो ग्राउंड बनता है वो बताइए, सब कुछ बताइए, लेकिन एविडेंस को आप जब सूट पेश करते हैं उसके साथ में आप लगाकर पेश कर सकते हैं। प्लीडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर आप थोड़ा सा देख लीजिए कि इसी का जो सब रूल 3 है कि डेट सम्स नंबर्स शैल बी एक्सप्रेस्ड इन ए प्लीडिंग इन फिगर्स एज वेल एज इन वर्ड्स, कि अगर आप कुछ आंकड़े जो कि फिगर्स में आते हैं तो उनको आप वर्डिंग में जरूर आप लिखोगे। जैसे कि आपने लिख दिया प्लेंट में, कहीं कोई वर्ड आया, मान लीजिए कि आपने लिखा 300 रुपीज, तो 300 रुपीज आपने ऐसा लिख दिया, ठीक है ना, लेकिन आप ब्रैकेट में लिखोगे इन वर्ड्स रुपीज, नहीं ऐसा नहीं, 300,
300 ओनली, ऐसे, ठीक है ना। तो जो भी चीज़ें फिगर्स में आती हैं आप उनको वर्ड्स में लिखोगे, कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग। तो फॉर्म वही रहेगा जो अपेंडिक्स ए में दिया हुआ है, पीछे आप देख लेंगे कि एक फॉर्मेट क्या होता है। इसके ऊपर हम आगे भी चर्चा कर लेंगे, इस लेक्चर में तो इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है पर्टिकुलर्स टू बी गिवन वेयर नेसेसरी। पर्टिकुलर नाम से साफ है विशेष चीजें। अगर आप किसी विशेष घटना के होने का आप कहते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो इतना कहना काफी नहीं है, बताओ तुझे कब हुआ था। आप ये कहते हो कि ये आदमी मेरी जमीन में घुस गया था, तो कब घुस गया था? आज घुस गया, कल घुस गया, परसों घुस गया, किस तारीख को घुसा, ठीक है। या आप कहते हो कि इस व्यक्ति ने मेरे से उधार लिया था, तो कितना लिया था? अच्छा, उधार क्या लिया था? रुपए लिए थे, गाड़ी ली थी, क्या लिया था, ठीक है। कहने का मतलब ये कि जो कुछ भी आप मेंशन कर रहे हैं उसको स्पेसिफिक मेंशन करिए और पूरा मेंशन करिए। आप कहते हो कि मैंने इस व्यक्ति को ये प्रॉपर्टी बेची, मैंने मेरी एक प्रॉपर्टी जो कि एक एड्रेस बना लेते हैं हम, जैसे कि 156 क्या बनाए, 156 राम विहार कॉलोनी कोई हो, राम विहार कॉलोनी जयपुर फॉर एग्जाम्पल, कि मैंने एक प्रॉपर्टी जो इस एड्रेस पर स्थित है को इस व्यक्ति को बेची थी या दी थी, जो भी किया था आपने। तो प्रॉपर्टी के बारे में तो बताओ क्या है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी का नेचर तो बताओ पहले, ठीक है। तो अगर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है या मान लेते हैं कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो उसके अंदर आप क्या लिखोगे? ए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ये वर्ड आना कंपलसरी है भाई, बात ये है, ठीक है। हिंदी में लिखते हैं इसको, क्या लिखते हैं हिंदी में? इसकी हिंदी में को नहीं आ रही है, देख लेना। कुल मिला के बात यह है कि आपको उसकी जो नेचर है वो बताना कंपलसरी है। हिंदी में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो सिविल सूट पेश होते हैं वो हिंदी में पेश होते हैं, ठीक है ना। जो लोअर कोर्ट से फाइल चलती है सारी हिंदी में चलती हैं, इसलिए आपको इंग्लिश के साथ हिंदी आना कंपलसरी है। अब इतना बता दिया आपने, लेकिन आप साथ में ये तो बताओगे कि इस प्रॉपर्टी की क्या साइज है। 102 वर्ग गज है, 500 वर्ग गज है, 602 वर्ग गज है, क्या है? और ये वर्ग गज है तो लिखो वर्ग गज है, स्क्वायर यार्ड, ठीक है ना। तो ये सब कुछ स्पेसिफिक मेंशन होना चाहिए। अच्छा, इतना लिखना भी काफी नहीं है, आप इसमें ये लिखोगे कि इसकी सीमाएं कैसे कैसी हैं, बाउंड्रीज, कितना लंबा कितना चौड़ा, वो लिखोगे। और उस प्रॉपर्टी के नॉर्थ साइड में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है और वेस्ट में क्या है, ठीक है ना। और जनरली इसके अंदर जो कंपलसरी होता है वो होता है कि आप आम रास्ता बताओ, आम रास्ता किस तरफ, इधर है कि किधर है, वो बताना कंपलसरी होता है, ताकि आप आगे अपना जो कुछ मैटर लिखना चाहते हो उसको आप अच्छे से क्लियर कर पाओ, ठीक है ना। अब ये सब चीजें क्या है कि एक्सपीरियंस के आधार पे आती है, ये ऐसे नहीं आती है कि आपने कोई बुक पढ़ ली हो गया, ये सब एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो जो कुछ भी आप लिखोगे वो पर्टिकुलर जो है अच्छे से लिखोगे, कोई उसमें डाउट नहीं हो। इसका 5th रूल है वो ओमिट कर दिया गया है। 6th रूल पे आ जाओ, कंडीशन प्रेसिडेंट। क्या कहता है कि एनी कंडीशन प्रेसिडेंट द परफॉर्मेंस और अकरेंस ऑफ विच इज इंटेंडेड टू बी कंटेस्टेड शैल बी डिस्टिंक्टली स्पेसिफाइड इन हिज प्लीडिंग बाय द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एज द केस मे बी एंड सब्जेक्ट देयर टू एन अवरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस और अकरेंस ऑफ ऑल कंडीशन प्रेसिडेंट नेसेसरी फॉर द केस ऑफ द प्लेंटिफ। और ये सब ठीक है। आप ये कहते हैं कि इस वजह से इसने ऐसा ऐसा कर दिया, तो वो वजह लिखना जरूरी है, कंडीशन प्रेसिडेंट। आप ये कहते हो कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लेकिन उसने जो है उसको फॉलो नहीं किया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था, ऐसी कौन सी शर्त थी? कॉन्ट्रैक्ट में तो हजारों शर्तें होंगी, उसका मतलब नहीं है, लेकिन कौन सी शर्त तोड़ दी उसने, क्या सारी शर्तें तोड़ दी? अगर आप ऐसा कुछ मेंशन नहीं करते हो तो अगले के लिए डिफेंस लेना बड़ा आसान हो जाएगा। वो क्या कहेगा, साहब मैंने कोई नहीं तोड़ी। फिर बाद में आप कहते हो कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ये वाली शर्त तोड़ी है, तो ये वाली शर्त तोड़ी है तो भी आपने लिखा तो नहीं, तो आपकी बात क्यों माने हम?
फिर आप लगाते हो ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन अमेंडमेंट के लिए कि जज साहब मुझे टाइम दे दो, अमेंड करके ला देता हूँ या ला देती हूँ। तो अमेंड करके आप लाओगे, फिर टाइम लगाओगे, तो ये तो क्या है कि फिर टाइम खराब होने वाली बात हो जाती है। फिर इतने में जो डेट पड़ती है वो डेट भी लंबी पड़ती है, ठीक है ना। इसलिए जो कुछ भी आप लिखो सावधानी से लिखो, एक बार में अच्छे से लिखो, और इसके लिए अनुभव चाहिए, और अनुभव करते रहने से आता है। और इसीलिए जब आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही थी तब मैंने आप लोगों को कहा था और बहुत कहा था कि आपके 5 साल की पढ़ाई कोई काम की नहीं है अगर आपको ये सब्जेक्ट नहीं आता अच्छे समझ में। आपने कितना ही कानून पढ़ लिया होगा, आपने आईपीसी रट ली होगी, आपने सीपीसी रट ली होगी, आपने जितने भी बैलेट आपके आए हैं सब रट लिए होंगे, आपके टिप्स पर होंगे, सेक्शन के सबसेक्शन तक टिप पे होंगे, लेकिन अगर आपको ये सब्जेक्ट नहीं आता है वो सारी पढ़ाई आपने एक तरह से वेस्ट की है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कैरियर, आइदर एज एडवोकेट आइदर एज जज। ऐसा नहीं है आप सोचो कि जज बन जाएंगे क्या काम का, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको कोई प्लेंट रिजेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी और आप नहीं कर पाते हो उसको, आपका ध्यान नहीं जाता इन सब चीज़ों के ऊपर, उसने कॉज ऑफ एक्शन नहीं लिखा है कि क्या वजह थी, और आप उसको पास कर देते हो कि चलो ठीक है नोटिस जारी कर देते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं होता है। और फिर भी अगर आप जो है आगे से आगे कार्रवाई बढ़ा रहे हो तो फिर अगला चल जाएगा रिट के अंदर हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट से ऑर्डर आएंगे कि काम ढंग से करो, ठीक है ना। और ये सब चीजें, जितने जजमेंट आपके अपील में जाकर एडवर्स होते हैं ना, या जितने आपकी इस तरह से रिट में शिकायतें जा रही हैं कि लोअर कोर्ट इज नॉट फॉलोइंग जस्टिस और जुडिशियल प्रोसीडिंग इन प्रॉपर मैनर, और वहां से डायरेक्शन आ जाते हैं, तो फिर ये आपकी कहीं ना कहीं जो एज जजशिप जो आपकी इमेज है ना उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालता है। फिर प्रमोशन उसके चांस कम हो जाते हैं, ठीक है। फिर आरजेस बनोगे तो आरजेस पे रिटायर हो जाओगे। वेल, तो ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट इसके अंदर दिया हुआ है डिपार्चर। डिपार्चर मतलब चेंजेस, कि एक बार जो आपने लिख दिया है उससे आप डिपार्ट नहीं कर सकते, उससे आप जो है उसमें चेंजेस नहीं कर सकते आप तब तक जब तक कि कोर्ट से आप परमिशन नहीं दे देते। क्योंकि अब जो आपने लिखकर पेश कर दिया है अब वो कोर्ट की फाइल हो गई है, वो आपकी फाइल नहीं रही, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप अपनी फाइल में चेंज करके अपनी फाइल में चेंज कर दिया और खड़े हो गए, उसका मतलब नहीं है। जज क्या बोलेगा कि वकील साहब आपने जो कुछ भी लिखा है वो तो आपकी फाइल में है, मेरी फाइल में कहाँ है। फिर आप कहते हो कि हाँ जज साहब मैं उसमें लिख देता हूँ, तो उसमें ऐसे लिख दोगे आप, पहले कोर्ट से परमिशन लोगे तो कोर्ट से परमिशन लो आप, ठीक है ना। उसके बाद में आप वहां पर अमेंडमेंट कर पाओगे। फॉर दैट यू हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन ऑफ अमेंडमेंट इन सूट और रिटर्न स्टेटमेंट, दोनों में हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन लगती है अगर आप अमेंडमेंट चाहते हो अपने प्लेंट में, या फिर आप अमेंडमेंट चाहते हो अपने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर। इसमें भी ये होता है कि अमेंडमेंट कब दिया जा सकता है, अमेंडमेंट की एप्लीकेशन आप कब लगा सकते हो। तो अमेंडमेंट की एप्लीकेशन आप किसी भी स्टेज पर लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जजमेंट से पहले, है ना। जजमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग, लेकिन उस स्टेज से पहले पहले, फाइनल हियरिंग से पहले पहले आप कर दीजिए। इसके अंदर ये होता है कि इश्यूज जब फ्रेम हो जाते हैं उसके बाद में आपको परमिशन तभी दी जाएगी जब इस तरह के अमेंडमेंट से बाकी चीजों पे असर नहीं पड़ता है। अगर नया इश्यू बन सकता है तो वहां पर दूसरी पार्टी को सुने बिना आपको जो है अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाकी जो बेसिक फैक्ट्स हैं आपके केस के, अगर अमेंडमेंट करने से उस पर असर पड़ रहा है, अगर वो फैक्ट्स ही चेंज हो जाते हैं पूरे के पूरे, तो ऐसी एप्लीकेशन अलाउ नहीं होगी। दूसरी चीज ये तब भी हो सकती है, इसका एक्सेप्शन बता रहा हूं आपको, ये तब हो सकती है जब आप ये कहते हो कि जज साहब अब पहले वाली स्थिति नहीं रही, फैक्ट्स अब चेंज हो चुके हैं वहां, तो अब लेटेस्ट फैक्ट्स नॉलेज में लाने के लिए आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है, परमिशन के साथ। नेक्स्ट इसमें रूल 8 है डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के
इसमें देखो क्या लिखा है, वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट इज एलिज्ड इन एनी प्लीडिंग ए बेयर डिनाइल ऑफ द सेम बाय द अपोजिट पार्टी शैल बी कॉन्स्टिट्यूट ओनली एज ए डिनाइल इन fact of the express contract alleged or of the matters of facts from which the same may be implied and not as a denial of the legality or sufficiency in law of contract. Okay, fine. अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट आप तोड़ देते हो, मैं तो जाता हूँ कोर्ट, आप कहते हो कि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, मैं बात में साबित करूंगा नहीं करूंगा उसकी बात नहीं आ रही अभी, आप कहते हो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। आपका ये कहना कि आपके और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं कॉन्ट्रैक्ट शो कर रहा हूं वो लीगल है या इलीगल है। आपके और मेरे बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, बस बात ही है। तो आपके मना करने से उस डॉक्यूमेंट की लीगलिटी पे सवाल खड़ा नहीं होगा। ये इसमें लिखा गया है कि mere denial of contract does not invalidate legal status of contract until, अब ये यहां इसमें नहीं लिखा हुआ, until you challenge legality of that, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसके अंदर इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड। तो डॉक्यूमेंट अभी भी उसकी वैलिडिटी है कि नहीं है वो आप उसमें लिखोगे। जैसे कि आप रेंट एग्रीमेंट उसको चैलेंज करने आते हो और 11 महीने बाद में आते हो, 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट होता है, तो उसके बाद में अगर आप उसके बेस पर अपने राइट्स क्रिएट होना मांगते हो, जो कि अब नहीं हो सकते किसी वजह से, तो अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। आप कहते हो कि मैं तो यहाँ का किराएदार हूँ, तो आज की तारीख में क्या वो किरायानामा जो है उसकी वैल्यू है भी कि नहीं है। आपने 1 साल पहले किरायानामा बनवाया था, 11 महीने बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है और आप उसके बेस पर अपने वहाँ की कोई आईडी चाहते हो, तो आपको नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि अब किरायानामा का इफेक्ट नहीं है। यू हैव टू फाइल ए डिफरेंट प्रिपेयर्ड रेंट एग्रीमेंट। या फिर दूसरा इलाज भी इसका, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा जुगाड़ू है, लेकिन ऐसा होता है। आपके मेरे बीच में रेंट एग्रीमेंट बना, 11 महीने बाद खत्म हो गया, ठीक है। उसके 2 महीने बाद में मैं ये कहता हूं कि मैं तो वहीं का किराएदार हूं, क्योंकि किराया तो मैं दे रहा हूं, किराया दे रहा हूं, किराएदार हूं, लेकिन रेंट एग्रीमेंट नहीं बनाया बाद में। अब साबित कैसे किया जाए मैं किराएदार हूं? दिमाग में हो सकता है आप कि बयान दिलवा दें किसी के स्टेटमेंट, जरूरत नहीं है उसकी। आप कहते हो आप अपना एफिडेविट दे दो, उसकी भी जरूरत नहीं है। आप किराएदार हो, किराया दे रहे होंगे ना, किराया जो दे रहे हो उस किराए की रिसिप्ट आप शो कर दीजिए साथ में, उस रेंट एग्रीमेंट के साथ में। तो इसका मतलब ये होगा कि आप कंटिन्यू वहां पे किराए पे बने हुए हो, बस एग्रीमेंट लिखित में आगे फर्दर नहीं किया गया। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, 10वां, मैलिस, नॉलेज एक्सेट्रा। तो wherever it is material to malice, fraudulent intention, knowledge or other condition of the mind of any person, it shall be sufficient to allege the same as a fact without setting out the circumstances for which the same is to be inferred. अगर आप कहते हो कि इस व्यक्ति का तो बुरा इरादा था ये काम करने के लिए जिससे मेरा राइट इन्फ्रिंज हो गया, तो इतना कहना प्लीडिंग के अंदर काफी होगा। किन स्थितियों में उसका ये इरादा बना वो सब जो है बयानों की बात आ जाती है, प्लीडिंग्स में नहीं। नेक्स्ट है नोटिस। Wherever it is material to allege notice to any person of any fact, matter or thing, it shall be sufficient to allege same such notice as a fact unless the form or the precise terms of such notice or circumstances from which such notice is to be inferred are material. Okay, fine. इसमें दिया हुआ है कि जब भी नोटिस की बात आप करते हो, नोटिस का मतलब कि पर्टिकुलर चीजें अगले की नॉलेज में है कि नहीं है, तो आप ये जब कह देते हो कि उसकी नॉलेज में है, इतना काफी है। इसमें ये लिखा है कि दैट इज सफिशिएंट टू एलिज, ठीक है। तो इतना कहना काफी है। अब नहीं है तो वो आके अपने जवाब में बताएगा, आपका इतना कहना काफी है, कम से कम प्लीडिंग अपने मातक कहने के लिए। नेक्स्ट इसके अंदर रूल 12 है। रूल 12 देख लेते हैं क्या है। इसमें लिखा है कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन, wherever any contract or any relation between any persons is to be implied from a series of letters or conversations or otherwise from a number of circumstances, it shall be sufficient to allege such contract or relation as a fact
and to refer generally to such letters, conversation or circumstances without setting them out in detail, and if in such case the person so pleading desires to rely in the alternative upon more contracts or relations than one as to be implied from circumstances, he may state the same in the alternative. Fine. आपके मेरे बीच में किसी तरह का कोई लीगल रिलेशन है, तो ये बात कह देना मेरे लिए काफी होगा। प्लस इसके अंदर एक चीज और जोड़ दूंगा, मैं कहता हूं कि लीगल रिलेशन इसलिए है क्योंकि उसके और मेरे बीच में इस तरह का लेटर्स या इस तरह की बातें हुई थी। ठीक है, तो ये जो हम कह रहे हैं कि लेटर्स गए थे आए थे, तो ये लीगल रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं क्योंकि कम्युनिकेशन हो रहा है, जवाब पे जवाब आ रहा है। ठीक है, तो ये जो लीगल रिलेशनशिप आपकी उस लेटर के थ्रू बनी है, तो वो लेटर किस बारे में था, कब लिखा गया, उसमें क्या क्या लिखा था, इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है भाई, ये प्लीडिंग्स के अंदर नहीं आता। प्लीडिंग्स में इतना लिखना काफी है कि सच एंड सच लेटर ऑन दिस डेट वाज रिटन और कम्युनिकेटेड बाय प्लेंटिफ टू द डिफेंडेंट एंड इट वाज रिस्पोंडेड इन सच मैनर, बस इतना काफी है। उसमें क्या था क्या नहीं था वो तो आप साथ में लगाओगे ना अटैच करके एज एविडेंस, वहां पढ़ लेंगे। उन्हीं चीजों को आप यहाँ लिखोगे तो फिर एविडेंस के तौर पे लगा क्यों रहे हो आप, वो तो वहीं पढ़ लेंगे ना। तो अननेसेसरी टाइम खराब नहीं करना है कोर्ट का। नेक्स्ट इसके अंदर है प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ। इसके अंदर दिया गया है कि जब भी अगर लॉ कुछ चीजों का प्रिजम्पशन लेके चल रहा है, वो आप एविडेंस एक्ट में पढ़ लेंगे, सेक्शन 113A बी 114A है ना, वहां पर उस तरफ कुछ प्रिजम्पशन चल रहे हैं, सेक्शन 90। तो वहां पर जो प्रिजम्पशंस चल रहे हैं उनको आपको साबित भी नहीं करना है, उनको आपको लिखना भी नहीं है। उसके बारे में इतना लिखना कि ये मेरे साथ है, बस कि ये विल जो है ये मेरे लिए थी, इतना लिखना काफी है। विल इतने साल पुरानी है, 100 साल पुरानी है, 90 साल पुरानी है, तो वहां पर वो सही है ऐसा लो प्रिजम्पशन लेके चलता है। ठीक है ना, तो वहां पर आपको अननेसेसरी लिखने की जरूरत नहीं है कि वो जो है विल इस वजह से और लॉ के इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग सही होना पाया जाता है। वो कानून ऑलरेडी प्रिजम्पशन लेके चल रहा है, तो जहां पर प्रिजम्पशन होता है ऑलरेडी, उसको आपको अननेसेसरी विस्तार करके नहीं बताना होता है। उसके बारे में सिंपल एक स्टेटमेंट लिखना काफी है इंडिकेशन देने के लिए, और ना भी लिखो तो भी चलेगा। नेक्स्ट है प्लीडिंग टू बी साइंड। यह तो सीधी सी बात है भी, आप जो प्लीडिंग लिख रहे हैं, मान लेते हैं 10 कागजों की प्लीडिंग हो गई, तो हर एक कागज के नीचे आप साइन करोगे। दूसरी चीज, जहां खत्म हो रही है वहां पर लिखा हुआ होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, लास्ट का जो पेज होता है वहां पर लिखा होता है, अगर हिंदी में लिखते हैं तो वादी जरिए अधिवक्ता, इंग्लिश में लिखते हैं प्लेंटिफ थ्रू काउंसिल। तो यहां पर प्लेंटिफ के सिग्नेचर हो जाएंगे और यहां पर वकील साहब के सिग्नेचर हो जाएंगे, तो साइन होना कंपल्सरी है। अगर किसी पेज पे आप साइन नहीं करते हैं, इसका मतलब यह है कि वो पेज आपने नहीं पढ़ा, भले पढ़ लिया होगा, लेकिन सिग्नेचर दिस इज एविडेंस कि यू हैव गॉन थ्रू दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। और इसके अंदर भी ये चीज है कि आप साइन कहां करते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे वो डीडी क्यों ना हो, उसके अंदर अगर आपने सबसे नीचे बॉटम पर साइन किए, यहां पर मान लेते हैं कि एक डॉक्यूमेंट है, आपने यहां साइन कर दिए, इसका मतलब यह है कि आपने पूरा जो ऊपर का लिखा हुआ है ना वो सारा पढ़ लिया। लेकिन अगर आप साइन नीचे नहीं करते, यहां कर देते हो, इसके ऊपर भी कुछ मैटर, नीचे भी मैटर है, तो इसका मतलब यह है कि इसके नीचे का जो मैटर है वो आपने नहीं पढ़ा, या तो वो बाद में जोड़ा गया है या आपने नहीं पढ़ा। अब आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, तो जो लिखा हुआ है पूरा ही पढ़ सकते हो और साइन नीचे करोगे। अगर आपने साइन यहां किए हैं, इसका मतलब यह है
कि आपने सिर्फ ऊपर का पढ़ा है, नीचे का नहीं पढ़ा, और आप पढ़ने कंडीशन में हो तो पढ़ तो भी सकते हो, फिर साइन यहाँ क्यों किए? तो साइन करने की जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बाद में जोड़ा गया होगा, ठीक है ना, ये प्रिजम्पशन होता है। नेक्स्ट है प्लीडिंग, अच्छा हो गया। 14A एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ नोटिस। भाई एड्रेस जो है पूरा लिखना होता है, सही से लिखना होता है, दूसरी पार्टी का और खुद का भी, ठीक है ना। और यहाँ पे पोस्टल एड्रेस की बात कर रहा हूँ मैं, एड्रेस मतलब पोस्टल एड्रेस, कि अगर कोई नोटिस जाए तो वो पूरे सही से पहुंच जाए। ऐसा नहीं है कि कोर्ट बार बार नोटिस जारी कर रही है, फिर बाद में कोर्ट बंद कर देती है नोटिस जारी करना, कि छोड़ो जा ही नहीं रहा, मतलब एड्रेस सही नहीं है। मतलब एड्रेस सही नहीं आ रहा है तो फिर आप नोटिस यानी कि सम्मन जब जारी नहीं करवा पाओगे तो ये नहीं है कि एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। एक्स पार्टी ऑर्डर तब होता है जब अगले को मौका मिल गया, उसकी नॉलेज में आ गई बात कि इस तरह से एक केस उसके खिलाफ कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद में वो नहीं आता है तब एक्स पार्टी ऑर्डर होता है, ऐसा नहीं होता। तो ये 14A के अंदर है, आप देख लेना इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर है 15 वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स। जब भी हम प्लेंट लिख देते हैं तो लास्ट के अंदर जहां खत्म हो गई है प्लीडिंग, जैसे ये पार्ट आ गया, तो इसके नीचे यहां पर वेरिफिकेशन लिखते हैं। वेरिफिकेशन इस बात का कि इस प्लेंट के अंदर या इस रिटन स्टेटमेंट के अंदर जितने भी पैराग्राफ्स बनाकर आपने प्लीडिंग तैयार की है अपनी, वो सब के सब सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ आपने छुपाया नहीं है। ये एक लैंग्वेज यहां पर लिखी जाती है। और वेरिफिकेशन करने वाले व्यक्ति को हम डिपोनेंट बोलते हैं, शपथ ग्रहीता, ठीक है ना, ये कंपल्सरी है वर्ड लिखना। डिपोनेंट कौन बनेगा? डिपोनेंट वो ही बनेगा जो इस केस को ला रहा है, यानी कि वादी। और अगर रिटन स्टेटमेंट है तो उसके अंदर प्रतिवादी, डिपेंडेंट, ठीक है। तो साइन यहां पर भी होते हैं, यहां साइन होंगे और डेट भी डलती है। स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स, ओके। द कोर्ट में एट एनी स्टेज मतलब एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अंडर टू बी struck out or amended any matter in any pleading which may be unnecessary, scandalous, frivolous or vexatious। फिर जो बी में दिया हुआ है प्रेजुडाइज है, एम्बैरस करने वाली है, या फिर अदरवाइज अब्यूज करती है प्रोसेस ऑफ कोर्ट को। और 17 हम कर चुके हैं और 18 पे आ जाते हैं। 18 क्या बोल रहा है? 18 बोल रहा है फेलियर ऑफ अमेंड आफ्टर ऑर्डर। आफ्टर ऑर्डर यानी कि आप ऑर्डर कर दिया कि इस तारीख तक आप अमेंड कर सकते हैं, उस तारीख के अंदर आप अमेंड नहीं करते हैं तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। जनरली 14 दिनों के अंदर होता है, ठीक है ना। अगर कोर्ट ने तारीख नहीं दी है तो फिर 14 दिनों के अंदर आपको अमेंडमेंट करके लाना होता है, अदरवाइज जो है आपको और मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर 6 था जिसके अंदर हमने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग कवर किया है। थोड़ा बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय। St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.